हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल अच्छे अकेडमी पर। और एनएचआई अकाउंटेंट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। और मैं हमेशा बोलता हूं किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू सीरीज स्पेशली फॉर द पीएसयूज एग्जाम, जितने भी भारत में पीएसयूज हैं उन्होंने अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट या अकाउंटेंट जो सिमिलर पोस्ट है, अगर उनके जितने भी एग्जाम्स लिए उन सब की प्रॉपरली पीवाईक्यू सीरीज हम आपके साथ में कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 सेशंस मैंने ले लिया है, आज हम लोग उसका चौथा सेशंस करने वाले हैं। सो डोंट बी मिस आउट। वीक में 3 दिन मैं आपके साथ में कनेक्ट होता हूं। कौन कौन से दिन? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, यानी कि टीटीएस में मॉर्निंग 7:45 AM। डोंट बी मिस आउट। नहीं चैनल सब्सक्राइब किया तो कर लो, ताकि डेफिनेटली क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए। और सिलेक्शन लेना है, टॉप 42 बच्चों में आना है, तो ये क्लास तो देखना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है। और आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसा कि आप सबको पता है कि ईयर एंड ऑफर, प्राइस ड्रॉप ऑफर जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। कब से स्टार्ट है भैया? 13 तारीख से ऑलरेडी गोइंग है, और आज इसका लास्ट डेट है 16 तारीख। तो आज जो कोर्स की फी है वो आपकी 2499 रुपए लग रही है। वैसे आपको पता है कि जो कोर्स की फी है वो 4000 है। ठीक है। इस पर अभी जो इनिशियल में जो डिस्काउंट था वो 1000 का डिस्काउंट बच्चों को मिल रहा था। 1000 डिस्काउंट करने के बाद ये 3000 लग रहा था। बट अभी और इसमें भी डिस्काउंट है, 3000 बिना लग करके ये सिर्फ 2499 रुपए लग रहा है। यानी कि पूरे के पूरे 1500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि सिर्फ आज भर लास्ट डेट है। सो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लेना। क्या क्या चीजें मिलने वाली है? कंप्लीट 120 मार्क्स कवर होगा, मतलब ना केवल कॉमर्स कवर होगा बल्कि जीके जीएस वाला पार्ट होगा, मैथ रीजनिंग वाला पार्ट होगा, सब होगा। लाइव रिकॉर्डेड टॉपिक वाइज फुल मॉक टेस्ट, लाइव और सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और रिवीजन सेशन, सारी चीजें होने वाली है। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज मिक्सअप होने वाला है। सो डोंट वरी, लैंग्वेज का भी इश्यूज नहीं है किसी को। ठीक है ना? तो मिस नहीं करना है। नहीं ज्वाइन किया तो आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना? कल से आप लोगों को अगेन ये जो 4000 वाला जो फी था, जिसमें आप लक्ष्य कूपन कोड करते हैं, राइट, ये वाला कल से एक्सेस फिर से हो जाएगा, मतलब आज रात 12 बजे के बाद हो जाएगा। उस समय फिर कोर्स की फी 3000 रुपए आपको लगेगी। तो बॉस, अगर नहीं मिस करना चाहते हो तो डेफिनेटली इनरोल कर लेना। आज आपको ये लगेगा, कल से आपको ये लगेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप जिसमें ज्वाइन करना चाहें। ठीक है ना? शुरू करते हैं सेशंस को। ठीक है ना? अभी कूपन कोड की नीड नहीं है, डोंट वरी, निश्चिंत रहो। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अ सैलरी इज फुल्ली टैक्सेबल? देखो, आज की सेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस ना, ज्यादातर क्वेश्चन इनकम टैक्स के हैं, और इनकम टैक्स में इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली बहुत सारे देखे गए हैं। तो हम लोग उसी को कवर करने वाले हैं आज की सेशन में। ठीक है। क्या है क्वेश्चन पहला हमारा? इनमें से कौन सा वो कंपोनेंट है जो सैलरी का पार्ट है, जो कि फुल्ली टैक्सेबल होता है? फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल और फुल्ली एग्जाम, बेसिकली 3 तरह के पार्टीशन हमारे पास होते हैं। तो ये जो बोनस होता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये कैश है। एक सिंपल सी चीज याद रखिए, जब भी आपको कोई चीज कैश में मिले, जब भी कोई चीज आपको कैश में मिले, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, ये हमेशा फुल्ली टैक्सेबल ही होगा। फुल्ली टैक्सेबल ही होगा, कभी भी इसमें एग्जम्पशन नहीं होगा। मेडिकल रिम्बर्समेंट की बात करूं तो हाँ, इसमें छूट मिलता है। ग्रेजुएटी में डिपेंडिंग अपॉन है कि गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है तो पूरा का पूरा छूट, नॉन गवर्नमेंट होंगे तो 20 लाख तक का छूट आएगा। एलटी अलाउंस यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन है, यहाँ पर भी छूट मिलता है। तो भैया, ये सभी चीजें ऐसे हैं जो कि पार्टली हैं, जो कि पार्टली हैं, और किसी में फुल्ली भी है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में है। तो यहां पर तो मेंशन है। बट एक चीज हमेशा याद रखो, अगर आपको कैश में कुछ भी मिल रहा है तो 100%, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, ये 100% फुल्ली टैक्सेबल होगा। 100% फुल्ली टैक्सेबल ही होगा। सो इस पे तो दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है? सबसे आसान तरीका है। नेक्स्ट, हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA इज एग्जम्प्ट अप टू सर्टेन लिमिट। HRA वो एक सर्टेन लिमिट तक एग्जम्प्ट होता है, विच इज इनकम टैक्स एक्ट, जो कि इसको प्रोवाइड करता है। एचआरए का कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है। मतलब आपको या तो एचआरए निकालने दे देगा, या तो एग्जम्पशन अमाउंट निकालने दे देगा, या तो टैक्सेबल अमाउंट निकालने देगा। 3 चीज बेसिकली निकालने देता है, तो उन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और सेक्शंस भी पूछ सकता है। तो आपसे फिलहाल अभी क्या पूछा जा रहा है, वो कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन है। तो जब आप एचआरए कैलकुलेशन करते हो तो 3 चीज देखते हो ना। सबसे पहला, खुद एचआरए। दूसरा, जो भी आपने रेंट पेड किया है।
उसमें से 10% ऑफ योर सैलरी घटाते हो, और तीसरा आइदर 40 होगा आइदर 50 होगा, परसेंटेज ऑफ सैलरी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस सिटीज में रहते हो, मेट्रो या नॉन मेट्रो। इनमें से जो सबसे लोअर होता है वही हमारा एग्जम्पशन होता है, राइट। ये तो पढ़ा हमने ऑलरेडी। फिलहाल बताओ यहां पर कौन सा करेक्ट होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A, राइट। अच्छा, बाकी सेक्शंस किसके लिए काम आता है, तो एटीसी है, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए काम आता है, जिसकी लिमिट कितनी है, 1.5 लाख रुपए तक है, ये तो पता ही है सबको। 80D और 24 ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं। तो 80D जो है वो डिडक्शन करता है किसके लिए, हेल्थ एंड मेडिकल एक्सपेंसेस अगर आपने कुछ किए हैं उसके रिगार्डिंग में। किसमें किसमें कितना आता है, तो अगर आप खुद के लिए दे रहे हैं या अपने वाइफ के लिए या अपने हस्बैंड के लिए ले रहे हैं या फिर अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए ले रहे हैं, तो अगर एज 60 से कम है तो 25,000 तक का छूट मिलेगा। एज 60 से ऊपर है, एज 60 या उससे ऊपर है सीनियर सिटीजन में, तो अप टू 50,000 मिलेगा। ये तो हुआ आपके खुद के लिए। अब आप आते हैं पेरेंट्स के लिए ले रहे हैं, तो एडिशनल मिलेगा ना, ये एडिशनल आपको मिलता है कितना, 60 साल तक वाले पेरेंट्स के लिए 60 से कम वाले के लिए 25,000, 60 से ऊपर वाले या 60 तक के लिए 50,000 का। मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिल सकता है, तो अप टू भैया इस जगह पर हमें 50,000 और यहां पर 1 लाख, डिपेंडिंग अपॉन द एज। ठीक है, ये तो बेसिकली उधर हो गए। बात करते हैं 24 की, तो 24 बेसिकली यूज किया जाता है इंटरेस्ट ऑन अ होम लोन, इंटरेस्ट ऑन अ होम लोन, और एक इंडिविजुअल को 2 लाख तक का डिडक्शन लिमिट मिलता है। एक इंडिविजुअल को कितना तक का डिडक्शन लिमिट है भैया, 2 लाख का। ठीक है, ये भी याद रखना, 24B में पर्सनल होम लोन के लिए आएगा। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कन्वेंस अलाउंस इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कितना वाहन भत्ता जो होता है, वाहन भत्ता जो है वो कितनी कर सीमा है उसकी, कितनी तक छूट है हमें, 1,600 रुपया, 2,000 रुपया, 1,200 रुपया या फुली टैक्सेबल है। चलो जल्दी से बताओ, कमेंट करो। बहुत अच्छे, 1,600 रुपये पर मंथ है, बहुत बढ़िया, गुड। कमेंट सेक्शन बताओ जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूरा इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, यानी कि कोई घर है जिसमें आप खुद रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आप खुद रह रहे हैं, प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मैक्सिमम डिडक्शन, कितना डिडक्शन मिलेगा अलाउड ऑन अ इंटरेस्ट पेड ऑन अ हाउसिंग लोन अंडर 24B। अभी मैंने जस्ट इसके बारे में आपसे बात की, अभी जस्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें मैंने बताया कि 24 में होम लोन आता है, 24B में मैंने कहा था सेल्फ ऑक्यूपाइड जो इंडिविजुअल लोग रहते हैं उस पर, और कितना छूट हुए बात की थी हमने, 2 लाख रुपए तक की, 2 लाख रुपए तक का छूट मिलता है। अभी जस्ट डिस्कस किया, अभी तो डिस्कस किया भाई, फिर भी गलती कर रहे हो। चलो ध्यान रखना सब चीजों का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिडक्टेबल वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। गृह संपत्ति से आय की गणना करते समय, आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से क्या कटौती योग्य नहीं होता है, यानी कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से क्या ले रहे हैं सर, इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा डिडक्शन नहीं आपको मिलने वाला है। म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, इंटरेस्ट लोन ऑन अ हाउसिंग लोन, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ द हाउसिंग लोन, क्या नहीं मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्स आपको पता है कि घटता है हमारा जब आप गेव निकालते हो, उसी टाइम इसको आप माइनस कर लेते हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन आफ्टर गेव, जब हम क्या बोलते हैं एनएवी निकालते हैं, नेट एनुअल वैल्यू निकालते हैं, तो हम इसको ऐसे ही माइनस करके निकाल लेते हैं, तो ये तो हमारा ऐसे भी हमें मिल जाता है, तो ये भी मिल गया। इंटरेस्ट होम लोन अभी हमने देखा कि हाँ 2 लाख तक का यहां भी रीबेट मिल जाता, तो ये भी तो मिल गया। तो बच गया क्या, प्रिंसिपल रीपेमेंट जो आपने घर के लिए लिया था, यानी कि वो पर्टिकुलर लोन नहीं, उस पर छूट नहीं मिलता है, तो ये एक अच्छी चीज है। ठीक है ना, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी अभी कुछ देर पहले डिस्कस कर ली, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब आपने रेंट पर लगा के रखा है, लेट आउट का मतलब आपने रेंट पर लगा के रखा है। द डिडक्शन अलाउड फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस
अंडर 24A क्वेश्चन में क्या है कि कोई घर है जहां पर हमने रेंट पर लगा के रखा है और उस घर की मेंटेनेंस और रिपेयर का खर्चा हम 24A के अंतर में रिडक्शन चाहते हैं, तो कितना मिलेगा? 20% एनुअल वैल्यू का, 30% एनुअल वैल्यू का, 25% या फिर एक्चुअल जो भी एक्सपेंस हमने इनकर्ड किया है वो? जल्दी से बताएं कितना मिलेगा। ये बेसिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन में चला जाता है। ये बेसिकली ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन में चला जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है? 30% का होता है। तो एनुअल वैल्यू का 30% तक हमें अलाउड होगा। क्लियर है ये चीज? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस, यानी कि पीजीबीपी और प्रोफेशन, ठीक ना? पीजीबीपी के अंतर्गत में इनमें से कौन सा टैक्सेबल में आएगा अंडर द हेड ऑफ? ठीक है ना? सीरियस मतलब, अच्छा ध्यान से देखेंगे, बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर में क्या आएगा? सैलरी आ सकता है क्या? सैलरी जॉब कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही नहीं आएगा, खड़े खड़े काट दीजिए तो ऐसे ही नहीं बनने वाला। कैपिटल गेन कब होता है? जब आप कोई एसेट एसेट को सेल करते हैं और फिर इस सेल के माध्यम से आपको प्रॉफिट जनरेट होता है। तो आइदर आपको लॉन्ग टर्म, आइदर आपको शॉर्ट टर्म सेल ऑफ प्रॉपर्टीज, तो ये भी नहीं होगा, इसको भी खड़े खड़े काट दीजिए। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ अ गुड्स, आपने गुड्स बेचा, ध्यान से ना, यहाँ पर गुड्स लिखा हुआ है, यहाँ पर शेयर्स नहीं लिखा हुआ है। सिक्योरिटी बेचता तो अदर शेयर्स में चल जाता, बट यहाँ पर हमने गुड्स बेचा है जो कि हमारे व्यवसाय को दिखलाता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्रेसली disallowed expense under a section 40 of the income tax act? निम्नलिखित में से कौन सा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40 के तहत स्पष्ट रूप से अस्वीकृत व्यय है? मतलब सेक्शन 40 में किसको जगह नहीं दिया गया है, वो बताइए। एसएससी के लिए नहीं बना हुआ है। सैलरी पेड बाय इंप्लॉइज, कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर रेंट पेड फॉर द ऑफिस प्रीमिसेस, ये सभी चीजें हैं, मतलब ऑफिस वाले बिजनेसेस पर्पस वाले चीजों के लिए बनाया गया है। राइट, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीजीसी सीजी, ठीक है ना, ऑन द सेल ऑफ अ इक्विटी शेयर लिस्टेड अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जो कि सब्जेक्ट टू एसटीटी है, आर द टैक्सेबल एट विच रेट? सिंपल सी भाषा में, अच्छा ध्यान से समझो, यहां पर दो तीन चीजें हमें कवर अप करनी चाहिए, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा आप लोगों के, सर क्या 1961 हमें पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट का, या फिर जो हमारा 2025 हमारा एक्ट आ गया है, क्या हमें ये पढ़ना है? देखो एक सिंपल सी बात, आप सीए के एग्जाम में दोगे ना, अगर आप सीए के एग्जाम में जा रहे हो तब आपको ये पढ़ना है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ रहे हो तो आपको ये पढ़ना है, लाइक एनएचआई वाले जो आप पढ़ रहे हो, तो आपको ये पढ़ करके जाना है ना, समझ लो, आपको ये पढ़ के जाना है। दोनों में डिफरेंसेस है। तो सीए वाले एग्जाम्स में, सीएमए वाले एग्जाम में आपको ये सब पढ़ना है, यहां पर जरूरत पड़ेगी आपको, यहां पर इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी अभी इसकी, तो फिलहाल अभी आप इसको अवॉइड करेंगे, ज्यादा बेस्ट है आपके लिए, ठीक है ना? हाँ, जो नए नए अमेंडमेंट है, अब अमेंडमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो क्या हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जितनी अमेंडमेंट है सब पढ़ लेनी है? नहीं, सभी नहीं पढ़नी है, काम काम की चीजें पढ़नी है, जितनी भी काम की है मैं कोशिश करूंगा वो एमसीक्यूज की हेल्प से आपके साथ कवर करते चलूं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कितना लेते हैं सर हम? 20% का है हमारा भी, ठीक है, ये जो अपडेट हुई थी उसके अकॉर्डिंग में है, ठीक है? तो ये सब चीजें आप परसेंटेज वगैरह जितने ना, ये सब लेके चलिए, ये सब काम किए आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज व्हेन द होल्डिंग पीरियड, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टीज आपने बेचा है, लाइक अ लैंड, लाइक अ बिल्डिंग, तो उसकी होल्डिंग पीरियड कितनी होनी चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं तो? ठीक है,
12 महीने, वही तो बात है। ई मूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है तब 24 महीने होते हैं। ई मूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है तब 24 महीने होते हैं, और वही मूवेबल प्रॉपर्टी होगा तब 12 महीने हो जाता। तो थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़नी होती है इनकम टैक्स में, ये सब चीजें ध्यान देनी होती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम फ्रॉम डिविडेंड जो कि एक्सीड नहीं होना चाहिए 10 लाख से फ्रॉम द डोमेस्टिक कंपनी इज। आयकर अधिनियम 1961 के तहत में घरेलू कंपनी से लाभांश की आय 10 लाख से अधिक नहीं है तो टैक्स कितना लगेगा? फॉर द शेयर होल्डर्स डिपेंडिंग अपॉन है, ठीक है, उनकी इनकम में एड ऑन होगा, बट यहां तो एग्जम्प्ट होगा। फिलहाल तो यहां तो एग्जम्प्ट होगा, बाकी उनको अलग से दिया जाएगा, ठीक है ना, टीडीएस वगैरह वो सब सारी चीजें अलग हो गई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस? अदर सोर्सेस के अंदर में कौन सा टैक्सेबल होगा? सैलरी होगा, रेंट फॉर सबलेटिंग हो जाएगा, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन? देखो अदर सोर्स है तो ये तो दिख रहा है कि सर सैलरी तो नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी तो नहीं होगा, कैपिटल गेन तो नहीं होगा। ये सब लेटिंग आउट है क्या? सब लेटिंग मतलब है क्या? सिंपल सी भाषा में समझिए, ये एक घर है, घर जैसा बना देता हूं ताकि लोगों को लगे कि हाँ घर ही है, ठीक है। ये एक घर है, इसके घर के फिलहाल जो ऑनर है वो है मिस्टर ए। इन्होंने क्या किया कि इस बिल्डिंग को रेंट पर दिया है। किसको दिया है भैया? मिस्टर बी को। और मिस्टर बी को रेंट पर दिया है, कितने रुपए चार्ज करते हैं? सपोज 50,000 रुपए रेंट लेते हैं, ठीक है। मिस्टर बी ने क्या किया कि इस प्रॉपर्टी को मिस्टर वाई को रेंट पर दे दिया, और वो उनसे चार्ज कर रहा है सपोज 70,000 रुपए। तो यहां पर अगर देखा जाए तो बी कितनी कमा रहा है, अगर बी की प्रॉफिट की बात करूं तो बी कितना कमा रहा है? बी 70,000 ले रहा है और 50,000 पे कर रहा है, तो वो 20,000 रुपए एक तरह से हम बोल सकते हैं कि 20,000 रुपए वो अर्न कर रहा है, राइट। यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, बी जो है वो 20,000 रुपए कमा रहा है। तो ये जो बी है, ये इसका घर तो इसका नहीं था, मिस्टर ए का था। रियल रेंटर ये नहीं है, रियल रेंटर ये हो गया रहने वाला। तो ऐसे में जो बी है वो हो जाएगा सब लेटिंग आउट, और इस इनकम को हम अदर सोर्स ऑफ इनकम में लेकर के आते हैं। किसमें लाते हैं? अदर सोर्स ऑफ इनकम में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन अ सेविंग बैंक डिपॉजिट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? क्या है? इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग बैंक अकाउंट में, तो किसमें डिडक्शन मिलता है? कितने रुपए तक मिलते हैं? 10,000 रुपए तक। 10,000 रुपए तक डिडक्शन आपको मिल सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट यही है, ठीक है। अब सेक्शंस बताओ। अभी मैंने सारे सेक्शन डिस्कस किए थे। एटीसी बताया था इन्वेस्टमेंट के लिए है, डी बताया हेल्थ के लिए है, 24 बताया था कि हमारा हाउस लोन के लिए। तो बच गया क्या? टीटीए, सिंपल सा। अभी जस्ट ये हम लोग तीनों ने डिस्कस कर लिया ना, तो बच गया था एक, में टिक कर दो, खत्म कहानी। अगर क्वेश्चन ध्यान पे था, क्लास ध्यान पे था, तब तो आंसर मिल गया होगा, नहीं है तो फिर दिक्कत हुआ होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एन इंडिविजुअल which of the following cannot be deducted from gross total income under chapter 6A? किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति के लिए जो हमारा अध्याय 6A है के तहत में जो सकल कुल आय है, निम्नलिखित में से क्या नहीं उसमें से घटाया जाएगा? कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि एलआईसी प्रीमियम, इनकम टैक्स जो उसने पेड किया है, या ट्यूशन फी जो उसने बच्चों के लिए दिया था, क्या नहीं घटाया जाएगा? कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ घटेगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम घटेगा, ट्यूशन फी घटेगा, इनकम टैक्स पेड नहीं घटता, किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं घटता है ये। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इस पॉइंट पर सही होगा, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में कैन नॉट बी पूछा था, ठीक है। बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 80E ये प्रोवाइड करता है रिडक्शन इंटरेस्ट पेड ऑन अ
लोन टेकन फॉर, किस चीज के लोन के लिए एटीई काम करता है? हायर एजुकेशन के लिए एटीई जो है वो हमारा यूज टू है। ठीक है, नेक्स्ट। डिडक्शन सर्टेन स्पेसिफिक फंड, डिडक्शन लेना है सर्टेन स्पेसिफिक फंड के लिए और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है, तो रिडक्शन कितना आएगा, रिडक्शन किसके तहत में मिलने वाला है? अच्छा, कमेंट करके ये भी बताओ कि इसमें कितना परसेंट रिडक्शन अलाउड है, 100% या फिर कुछ कम या ज्यादा? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि परसेंटेज कितना अलाउड है। चलो फटाफट कमेंट करो। अरे अभी तो सारा बता ही दिया भाई, सी बता दिया, डी बता दिया, ई भी अभी देख लिया, बच गया क्या, जी। अभी ई भी देखा ना प्रीवियस क्वेश्चन में, अभी हमने ई देखा था, ई तो अभी देखा हमने हायर एजुकेशन के लिए होता है ना, अभी तो देख लिया था, तो फिर तो झंझट ही कहाँ हो गया, है ना। नेक्स्ट, टीटीए भी डिस्कस कर लिया है मैंने, टीटीए भी मैंने आंसर बता दिया है। चलो जल्दी से बताओ। इंटरेस्ट अर्न्ड अ सेविंग अकाउंट, देख लो एक ही जैसे क्वेश्चंस कितने अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं, मैं अलग अलग सेक्शंस के एग्जाम्स को यहाँ पर लिया हूँ। अब ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं पीएसयूज का आपका एग्जाम्स का पीवाईक्यू कर रहा हूँ, राइट। और किसी एक एग्जाम का नहीं है, मल्टीपल एग्जाम से, चूंकि आज इनकम टैक्स का लिया है तो हमने बहुत सारे अलग अलग जितने पीएसयू से। अब ध्यान से देखो तो ये एटीसी, एटीडी, ठीक है ना, एटीई, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी 1824, ठीक है ना, हाउसिंग लोन, उसके लिए मेनली लिया, एटीजी लिया, एटीटीटीए लिया। इन सब से क्वेश्चंस ये पूछ रहे हैं और एक नहीं मल्टीपल टाइम है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले में था, किसी और तरीके से था, लेकिन था एटीटीटी का एक है, था ना। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये सब क्वेश्चन रिपीटेड तौर पर हर क्या बोलते हैं पीएसयूज ने लिया है। तो आपकी भी एग्जाम्स में पॉसिबिलिटीज है कि ये पूछ सकता है इस टाइप के, इसलिए जब आप पीवाईक्यूज करते हो ना तो बहुत अच्छे से आपको नॉलेज मिल जाती है। अगर आपने इस पूरी की पूरी आज की क्लास को ध्यान से देखा होगा तो एक तरह से आप बोल सकते हो ना कि एक ही टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड मिल रहे थे आपको, मिले। तो उससे क्या समझ में आया कि हाँ कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये जो पीवाईक्यूज है इससे क्या मिलता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अच्छा हम लोग जब भी आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाते हैं या चीजें बनाते हैं तो हम लोग कैसे बनाते हैं, इन्हीं को एनालिसिस करते हैं ना, हमें भी पता चलता है कि अच्छा यार इन्होंने इतने इतने सारे पूछे तो अच्छा एटीटीटी इतना इंपॉर्टेंट था, भाई हम भी आपको एटीटीटी से जुड़े बस सब चीज पढ़ा देंगे। अगर एग्जाम में पूछ लिया तो भाई आपका तो ऐसे ही काम बन जाना है, और उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है पूछने की। ठीक है, तो पढ़ना हमें वैसा ही है। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपकी सिलेबस इतनी बड़ी है ना तो इतना बड़ा मत पढ़ो, बल्कि वो चीज पढ़ो जो आपके एग्जाम में आने वाला, और इसको ना रिविजन कर करके पढ़ते चलो, एक बार दो बार तीन बार चार बार इसको पढ़ते चलो, क्योंकि यहीं से सिलेक्शंस के चांस बनने वाले हैं। ये सब वो पार्ट हैं जिनसे बहुत कम क्वेश्चंस, ना के बराबर क्वेश्चन आएंगे, और ये वो पार्ट है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। तो हम पढ़ाई यहां करें ना, यहां और यहां पर। ये तो हम चूंकि सीए के बच्चे हम ऐसे हैं तो थोड़ा बहुत तो चीजें हमें ऐसे भी मिल जाने वाली है, समझ में आ रहा है ये बात। और बाकी अगर आपके पास टाइम अच्छा, एफर्ट अच्छा लगा सकते हैं, बहुत अच्छे सिंसियर पढ़ने में, तब तो भैया फिर तो आपको ये पूरा ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। इन द लैंडमार्क केस ऑफ सीआईटी वर्सेस बीसी श्रीनिवासन, ये श्रीनिवासन सेठी जो 1981 में सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, काफी फेमस केस जजमेंट रहा। आप लोगों ने ऑलरेडी, चूंकि सीए के स्टूडेंट हैं तो आप लोग ऑलरेडी इस चीज को जानते होंगे। जल्दी से बताओ किस चीज में ये केस था। और अगर सिंपल सी बात करूं तो ये हमारा सेक्शन 54(1) के तहत में इसके बाद में चीजें एड ऑन की गई थी, या फिर इसके तहत में उसको सुनवाई किया गया था। ठीक है, क्या था सुनवाई में,
क्या था क्वेश्चन माइंड में, अगर सिंपल सी भाषा में बात किया जाए? चलो जल्दी से बताओ। ए, अच्छा, इसमें 24 नहीं था, सॉरी सॉरी सॉरी। 44 ए इसके बाद वाले में था, मैंने अच्छा मैंने मिस्टेक्स बताया इसमें। इसका सेक्शन इसका सेक्शन मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लेना एक बार। गुडविल जनरेटेड बाय द बिजनेस इज नॉट सब्जेक्ट टू द कैपिटल गेन टैक्स। ये इस केस में आया था कि गुडविल जो है, इसका मुझे सेक्शन याद नहीं आ रहा है, एक बार अगर आप सेक्शन याद है तो कमेंट कर दो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा इसका, ठीक ना। गुडविल जनरेटेड बाय द बिजनेस, बिजनेस ने जो गुडविल जनरेट किया है वो कैपिटल गेन का पार्ट नहीं है। ये इस कोर्ट में, ये इस जो सीआईटी वाला केस रहा था, बीसी श्रीनिवासन सेट्टी का, ये इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंटल रहा था, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है। 19 की बात करूं, हाँ टीएन अरविंदा रेड्डी, हाँ ये 54-1 में आया था मेरा, मुझे याद आ गया। 54-1, हाँ इसका है ये, अरविंदा रेड्डी का। नाम से चीजें एक्चुअली में याद रहती है जल्दी अच्छे से, इसलिए मुझे याद आ गया कि नहीं, कहीं तो मिस्टेक्स हो रही है। अरविंदा रेड्डी वर्सेस सीआईटी 1979, किस चीज के लिए था ये था गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज विद इन द फैमिली। उसके अंदर में ये डिस्कशन हुआ था, उसको लेकर एक केस चला था। अच्छा, आपको याद क्या करना है, जो फेमस केसेस रहे थे और जो किस पर्पस से रहा था, बस इतना याद कर लो, पर्पस इंपॉर्टेंट है। क्या रिजल्ट रहा, कैसे नहीं रहा, सेक्शंस भी याद कर लो, क्या रिजल्ट रहा वो भी देख लोगे तो बेस्ट है, लेकिन अदरवाइज उतनी ज्यादा नीड नहीं पड़ती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, और सीआईटी वर्सेस पी मोहन काल, जो कि 2007 में हुआ था केस, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये सारे पीवाईक्यूज हैं, यहाँ पर मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया हूं जो अलग है, ये सारे के सारे पीवाईक्यूज में सारे पूछे गए ऑलरेडी, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन इसका सेक्शन 68 में था ये। पहले वाले का सेक्शन मुझे याद नहीं आ रहा है, प्लीज चेकआउट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बताइए दूंगा। ये भी सेम चीज में था, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एब्रोड। ये गिफ्ट अगर हमें एब्रोड से अगर मिलता है तो उस केस के लिए ये बनाया गया था, दोनों गिफ्ट से था, दैट्स व्हाई मुझे दोनों याद था। चलो, खैर ये तो रहा हमारा 20 क्वेश्चंस। इस 20 में से आपने कितने स्कोर किए हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि भैया जब भी मैं 20 ले रहा हूं तो आपको कम से कम 18 प्लस स्कोर जरूर करना है, क्योंकि अगर इतना स्कोर नहीं करोगे तो भैया टॉप 42 में आना के थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो जाएंगी। और जिन्होंने अभी तक क्लासेस अपनी स्टार्ट नहीं की है, देर नहीं करना है, जो ऑफर है वो आज रात तक ही वैलिड है, 16 दिसंबर आज रात तक वैलिड है। आज आपको लग रहा है 2499, रात के बाद से, आज रात के बाद से इसी कोर्स की फी आपको पे करनी पड़ेगी 2999। फिर उसमें आप मुझे मुझसे डिस्काउंट भी मांगोगे तो मेरी टीम आपको नहीं दे पाएगी, फोन पे मैं नहीं मिलता हूँ, मेरी टीम मिलती है, तो वो दे भी नहीं पाएगी। सो कोशिश करें कि आप आज ही इनरोल कर ले, ताकि आपके लिए भी ये इजी हो और मेरे लिए भी सरदर्द ना हो, ठीक है ना। चलिए, फिर मिलता हूँ अगले सेशंस में, प्रॉपर स्टडी कीजिए, सभी लोगों को राधे राधे।